Yes, good morning. Today we are starting the new chapter of history. This is the lesson number 5, When People Rebel, 1857 and after. First of all, students, आप इसका मीनिंग समझो चैप्टर के नेम का कि चैप्टर कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम से जब इंडिया में फर्स्ट टाइम रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। इंडिपेंडेंस भी हम कह सकते हैं इस रिवॉल्ट को। आपको पता है कि इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी इंडिया को अंग्रेज़ों के रूल से आज़ाद करवाने की। तो हम इस चैप्टर में वही सारी डिटेल्स और इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी आप एनसीईआरटी की बुक खोल के रखो। आई विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। आपको स्क्रीन देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात कर रही हूँ मैं पॉलिसीज़ एंड द पीपल। देखो, आपने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो भी पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई उसका इफ़ेक्ट इंडिया के लोगों पे पड़ रहा था। किंग हों, क्वीन हों, पीजेंट यानी कि किसान हों या लैंडलॉर्ड्स हों, लोग सोल्जर, सारे लोग अपने अपने तरीके से इफ़ेक्ट हुए थे ब्रिटिश रूल में। आपने ये भी देखा है कि लोगों ने विरोध भी किया था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का, उनके एक्शंस का। जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ लोगों के इंटरेस्ट को हार्म कर रही थी, लोगों के अगेंस्ट जा रही थी, उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रही थी, उनकी भावनाओं के खिलाफ जा रही थी, लोगों ने उन पॉलिसीज़ का विरोध भी किया था। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये समझा कि हर तरह के लोग ब्रिटिश रूल से खुश नहीं हैं, हर तरह के लोग ब्रिटिश रूल से नाराज़ हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो ब्रिटिश रूल से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का कारण क्या है। देखो, ये बात तो आप जानते ही हो कि अगर कोई किसी से नाराज़ होता है तभी हम उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं होंगे तभी हम उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है आपके, नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। तो सिंस द मिड 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी का मिड यानी कि 1750 के आसपास, यही हुआ ना 18th सेंचुरी का मिड। उस टाइम नवाब और राजा जो थे वो धीरे धीरे अपनी पावर खो रहे थे। मिड 18th सेंचुरी में अब उनकी पावर ख़त्म हो रही थी। उनकी अथॉरिटी, उनका ऑनर, जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो पहले जैसी नहीं रही थी। और एक ब्रिटिशर्स ने उनके राज में रेजिडेंट अपॉइंट कर दिए थे। रेजिडेंट कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। रेजिडेंट वो पर्सन है जो ब्रिटिशर्स का एक अपॉइंटेड वर्कर है, जो इंडियन राजा की कोर्ट में बैठता था और इंडियन राजा की सारी एक्टिविटी पे निगाह रखता था। तो रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया हुआ था कोर्ट्स में, और इस तरह से रूलर्स की फ्रीडम रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। धीरे धीरे जो इंडिया के राजा थे उनकी आर्मी भी डिसबैंड कर दी गई थी। एंड देयर रेवेन्यूज़, जो इंडियन किंग रेवेन्यू लेता था और उसके पास जो टेरिटरी थी, ज़मीन थी, वो भी एक एक करके ब्रिटिशर्स छीन रहे थे। सेकेंड स्टैंजा देखो, मैनी रूलिंग फैमिलीज़, बहुत सारी रूलिंग परिवारों ने, राजे महाराजाओं ने नेगोशिएट करने की कोशिश की कंपनी के साथ। नेगोशिएट होता है किसी भी मसले को बातचीत के द्वारा हल करने की कोशिश करना। तो नेगोशिएट करने की कोशिश की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की हैं, उन्होंने भी कंपनी के ऑफिसर से बात की कि उनके गोद लिए हुए बेटे को, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का आपको पता है ना, अपना कोई बेटा तो था नहीं, तो उन्होंने अपने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट किंग माना जाए। तो पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया हुआ था, जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है कि कोई भी इंडियन किंग
अपने गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बना सकता। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा हुआ है, तो आपकी हम ये बात को नहीं मानेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए कोशिश की। उसी तरह से पेशवा, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि उनके फादर की पेंशन उनको लग जाए। तो इस तरह से कंपनी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनीज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न्ड डाउन दीज प्लीज। कंपनी इतनी ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर और मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग समझती थी कि कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई की और नाना साहिब की किसी की भी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अवध। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बता दी कि कैसे रॉक टैप्स के तहत रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी और नाना साहिब की बात ब्रिटिशर्स ने नहीं सुनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि राजे महाराजे उस टाइम के ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ हैं। तो एक और नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और एग्जांपल है अवध की, कि अवध जो था उसकी टेरिटरी को भी ब्रिटिशर्स अपने बीच मिला लिया 1801 में। मिलिट्री अलाइंसेस इम्पोज किया गया अवध के ऊपर और अवध को 1856 में पूरा अवध ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया। उस टाइम के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अवध में मिस गवर्नमेंट है, मतलब कि जो अवध का नवाब है वो अवध को ठीक तरह से नहीं चला रहा। तो इसीलिए पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ब्रिटिशर्स को अवध को अपनी टेरिटरी में मिलाना पड़ रहा है। तो समझ आइए आपको, इस तरह से अवध को भी ब्रिटिशर्स ने मिस गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही कह के ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया। अब एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें, जो ये साबित करती है कि नवाब और राजा ब्रिटिशर से खुश नहीं थे। वो एग्जांपल है मुग़ल डायनेस्टी की। तो कंपनी ने प्लानिंग कर ली पूरी कि हम मुग़ल डायनेस्टी को भी ख़त्म कर देंगे। पहले ना जब पुराने टाइम में बेटा कॉइन्स बनते थे ना, सिक्के, तो उसके ऊपर एम्परर की हमेशा पिक्चर लगती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले मुग़ल किंग की पिक्चर को ही रिमूव कर दिया कॉइन के ऊपर से। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर बहादुर शाह जफ़र, जो कि लास्ट मुग़ल रूलर था उस टाइम का, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और पैलेस में। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड कर लिया कि बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल किंग होगा और आफ्टर उसकी डेथ के बाद उसके डिसेंडेंट्स को वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, दे वुड जस्ट बी प्रिंसेस, कि वो किंग्स नहीं बनेंगे, उनके डिसेंडेंट्स सिर्फ वो प्रिंस ही रहेंगे। तो इस तरह से जो मुग़ल फैमिली थी उनके ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूल लागू कर रही थी। तो इससे आपको क्या समझ आया कि राजा, नवाब, ये सारे लोग ब्रिटिशर से नाराज़ हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, सब्सिडरी अलाइंसेस के कारण और मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म करने की कोशिशों के कारण। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो पीजेंट थे और जो सिपाही थे, सिपाही मतलब सैनिक, पीजेंट मतलब किसान, ये लोग क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ थे। अब राजा नाराज़ थे, ये तो आपको समझ आ गया। अब किसान क्यों नाराज़ हैं, सिपाही क्यों नाराज़ हैं, ये सुनो। इन द कंट्री साइड मतलब विलेजेस में जो पीजेंट थे और जो ज़मींदार जो थे उनको बहुत ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था, और वो भी बहुत रिजिड मेथड मतलब सख्त तरीके थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के। ठीक है, बहुत सारे लोग मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स। अगर वो टैक्स पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेते थे तो बाद में वो मनी लेंडर को पैसे वापस नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे उन लोगों को अपनी लैंड ही देनी पड़ती थी, वो लैंड जिसको वो कई जनरेशन से, मतलब कि उनके दादे परदादे उस लैंड के ऊपर खेतीबाड़ी कर रहे थे। ऐसी लैंड किसानों को टैक्स पे करने के लिए बेचनी पड़ जाती थी, तो ऑब्वियसली पीजेंट भी नाराज़ थे। अब सेकंड पैरा पढ़ते हैं हम सिपाहीज़ के बारे में। जो सिपाहीज़ थे वो कंपनी की आर्मी में काम करते थे।
पर उनमें भी डिसकंटेंट था। डिसकंटेंट मतलब असंतोष, यानी कि वो भी खुश नहीं थे। वो अनहैप्पी थे पे को लेके, अपनी सैलरी को लेके, उनको मिलने वाले अलाउंसेस को लेके, अलाउंसेस मतलब भत्ते, ठीक है, और कंडीशन ऑफ सर्विसेज को लेके। यानी कि जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर होते थे उनको तो ज़्यादा बेटर पे दी जाती थी, ज़्यादा अच्छे अलाउंसेस दिए जाते थे, पर जो इंडियन सोल्जर होते थे उनको कम पे दी जाती थी। तो पहली नाराज़गी का कारण तो ये था। दूसरा, कुछ और रूल भी थे रिलीजन को लेके, ठीक है, सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स को लेके। वो क्या थे, उस टाइम हमारे देश में ना काफ़ी सारे अंधविश्वास थे और लोग ये बिलीव करते थे, कंट्री के लोग, कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे, समुंदर के पानी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे, तो वो अपना रिलीजन, अपना धर्म खो देंगे और उनकी कास्ट भी उनकी रहेगी नहीं, लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए ये अंधविश्वास था उस टाइम के सिपाहियों में फैला हुआ। 1824 में जब सिपाहियों को कहा गया कि उनको वर्मा जाना है, वर्मा मतलब आज के टाइम का म्यांमार। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, अगर इंडिया से म्यांमार जाना हो तो एक तो रास्ता वे ऑफ बंगाल में से जाने का है, दूसरा रास्ता बांग्लादेश में से लैंड रूट भी है। दोनों ही तरीके थे म्यांमार में जाने के। तो सिपाहियों को कहा गया कि उनको सी रूट के ज़रिए जाना है वर्मा में और वहाँ जाके कंपनी के लिए फ़ाइट करना है, लड़ाई करनी है। तो किसान जो सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट से जाने को तैयार हैं पर हम सी रूट से नहीं जाएंगे। इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी गई सिपाहीज़ को। और सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, इतने से ही ये इशू ख़त्म नहीं हुआ, कंपनी ने एक न्यू लॉ पास कर दिया कि अगर किसी भी पर्सन को आर्मी में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसे उस टाइम ओवरसीज़ जाना ही पड़ेगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रिक्वायर्ड होगा। सिपाहीज़ ने तब भी रिएक्ट किया जो कुछ हो रहा था कंट्री साइड। देखो जी, ये जो सिपाही अपॉइंटेड हुए हैं इनकी फैमिलीज़ तो वहीं रहती थी ना विलेजेस में, कंट्री साइड में। तो वहाँ पे जो पीजेंट्स के साथ हो रहा है, उनको टैक्स के कारण अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं, उनकी फैमिलीज़ जो विलेजेस में रहती हैं, तो वो भी गुस्सा इनको था सिपाहीज़ को। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज़। तो किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अब देखो रिफॉर्म क्या होता है। रिफॉर्म होता है सुधार करना। उस टाइम इंडिया में काफ़ी सारी कुरीतियाँ प्रचलित थी। कुरीतियाँ मतलब जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा मतलब कि वाइफ को अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को के साथ ही जला दिया जाता था। ये प्रथा थी इंडिया में। तो इस तरह की प्रथाओं को ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे और उन्होंने इस तरह की प्रथाओं को ख़त्म करने की कोशिश की। तो चलो लाइन टू लाइन देखते हैं कि ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी में सुधार करने की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे लॉज पास किए गए जैसे कि सती प्रथा को बंद करना या फिर विडो रीमैरिज को इनकरेज करना। उनकी विडो है, अगर वो विधवा औरत है तो उसको फिर से मैरिज करवाना। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा में पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। और 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते हैं कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा देते हैं, वो होती है क्रिश्चियन मिशनरीज़। उनको इंडिया में फंक्शन करने की फ्रीडम दे दी थी कि अपने काम आप इंडिया में कर सकते हो, और उनको लैंड भी दी थी, प्रॉपर्टी भी दी थी। तो 1850 में एक न्यू लॉ पास हुआ जिसमें ये कहा गया मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, कि न्यू लॉज बनाए गए जिससे कि क्रिश्चियन धर्म अगर किसी को अपनाना हो तो वो कन्वर्ज़न को बहुत आसान बना दिया गया। और उस लॉ में ये भी कहा गया कि अगर कोई इंडियन क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो वो अपने इनहेरिट कर सकता है अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी। एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को भी रख सकता है।
बहुत सारे इंडियन ये फील करने लगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनके जो सोशल कस्टम्स हैं और इंडियंस का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, पुराना जीवन जीने का तरीका है, इंडियंस को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे तरीक़ों में दखलंदाजी कर रहे हैं भी। क्यों ब्रिटिशर्स सती प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं, क्यों ब्रिटिशर्स विडो रीमैरिज को इनकरेज करते हैं। तो इस तरह से जो कट्टरपंथी इंडियंस थे, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर्स से इस बात को लेके भी नाराज़ थे। तो अब आपने पढ़ लिया कि राजा, नवाब, ये लोग भी ब्रिटिशर्स से नाराज़ हैं, पीजेंट ब्रिटिशर्स से नाराज़ हैं, ठीक है, फार्मर्स क्या कहते हैं, सिपाहीज़ ब्रिटिशर्स से नाराज़ हैं, और प्लस अब ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म करने की वजह से इंडिया के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो भी ब्रिटिशर्स के इस रिफॉर्म्स करने को उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस मानते हैं। तो नेक्स्ट है थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हमने यहाँ से पढ़ना है बेटा, म्यूटनी बिकेम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। यस, देखो कैसे ये विरोध एक पॉपुलर, एक बहुत ही फेमस रेबिलियन बन गया। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। थ्रो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। आमतौर पे ऐसा होता ही रहता है कि रूलर के बीच में और लोगों के बीच में स्ट्रगल्स होती रहती हैं। कई बार ये स्ट्रगल्स जो होती हैं इतनी वाइड स्प्रेड हो जाती हैं, इतनी फैल जाती हैं एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, कि स्टेट पावर ब्रेक डाउन होने लगती है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी। जब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारा एनिमी, दुश्मन एक ही है, एंड वो सारे इकट्ठे मिलके उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ऐसी सिचुएशन में टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। ऐसी सिचुएशन में लोगों में ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और वो इनिशिएटिव लें और कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ें इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई इंडिया के नॉर्थन पार्ट में 1857 में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स को इंडिया में जीतते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए 100 साल हो गए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी बड़ी रेबिलियन का, इतने बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था जो उस मई 1857 में स्टार्ट हुआ। ये सबसे बड़ा रेबिलियन था। एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजेंस खतरे में पड़ गई थी हमारे देश में। सिपाहीज़ ने म्यूटनी कर दी बहुत सारी प्लेसेस में, जगहों पे, और सबसे पहले ये म्यूटनी स्टार्ट हुई थी मेरठ में। दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरठ। और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करने वाले, वो सब इस रेबिलियन में शामिल हो गए थे। Some regarded it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि colonialism के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस ये सबसे बड़ा हमला था 19th सेंचुरी में जो हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा हमला था colonialism के खिलाफ। नेक्स्ट है, तो ये हुआ क्या था, ये रिवॉल्ट कैसे हुआ था, इसको अब ध्यान से सुनो। 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर, एक यंग सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसे फांसी दे दी गई क्योंकि उसने अटैक किया था अपने ऑफिसर्स के ऊपर बैरकपुर में। उसके कुछ दिनों बाद सिपाही की कुछ रेजिमेंट्स एट मेरठ रिफ्यूज़ टू डू, सिपाहियों की कुछ रेजिमेंट्स ने मेरठ में मना कर दिया
उस आर्मी ड्रिल को करने से, जिस आर्मी ड्रिल को करते हुए न्यू कार्टिज का इस्तेमाल होता था। ये जो न्यू कार्टिज जिसका इस्तेमाल करना पड़ता था आर्मी ड्रिल को कंप्लीट करने के लिए, उस न्यू कार्टिज के ऊपर फैट ऑफ काओ और पिग लगा हुआ है, ये चीज़ का उनको शक था। दोबारा से सुनो, जिस कार्टिज का यूज़ करके एक आर्मी ड्रिल को करना है, वो कार्टिज मतलब कारतूस, तो उस कारतूस के ऊपर काओ का और पिग का जो फैट है वो लगा हुआ है। इस चीज़ की उनको आशंका थी, इसलिए 85 सिपाहीज़ को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, इसके साथ हिंदू मुस्लिम्स की रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं काओ और पिग के साथ, तो उन्होंने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो उन 85 सिपाहीज़ को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से और उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ओबे नहीं किया था। और ये सब कुछ हुआ 9 मई 1857 को, ठीक है। तो सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी हो गई, उसके बाद 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया, और उसके बाद